नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश बात नारी की में। एक सामान्य सोच है कि अगर महिलाएं शीर्ष पदों पर होंगी तो महिलाओं के हित में फैसले लेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तब कोई क्रांति नहीं आ गई, या इन जिन राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री थी वहां महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पुरुष राजनेता महिलाओं के हक में फैसले ले ही नहीं सकते, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को महिला नेताओं द्वारा उठाया जाना ज्यादा प्रभावी और बराबरी का हक देने वाला हो सकता है। महिला नेताओं द्वारा महिला सुरक्षा या सम्मान पर तो काफी बातें की जाती हैं और ये जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ ही महिलाओं के कई अहम मुद्दे होते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि उनके अधिकारों की बात को शामिल किया जाए ताकि महिलाओं को लगे कि अब कोई आ गई है जो उनके लिए सोचेगी, उनकी तकलीफ महसूस कर सकेगी। इससे वोट देने में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि सरकार बनाने में उनका योगदान भी जरूरी है और वे अपनी पसंद की प्रतियोगी को आगे ला सकती हैं। महिलाओं को लगता है कि महिला प्रतिनिधि को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि वो महिला मुद्दों को प्रमुखता देगी या कम भ्रष्ट होगी या ज्यादा नैतिक होगी, मगर ऐसा होता नहीं। दरअसल जब कोई महिला नेता बनने के मार्ग में आने वाली तमाम अड़चनें पार करके राजनीति में ऊंचे पद पर पहुंचती है तो उसकी प्रतियोगिता उन तमाम पुरुषों से होती है जो पहले से सत्ता में काबिज हैं और हर तरह के हथकंडे अपनाकर अपना नाम बनाए रखने में सक्षम है। ऐसे में महिला नेताएं भी चुनाव जीतने के लिए वही हथकंडे अपनाने लगती हैं जो पुरुष अपनाते हैं और ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के मुद्दे कहीं पीछे चले जाते हैं। मगर सवाल उठता है कि क्या केवल छोटे मोटे मुद्दों पर बयानबाजी करके ही महिला नेताओं के कर्तव्यों की इतिशी हो जाती है और क्या महिलाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों पर उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए? आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो देखिए, ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी महिलाएं क्यों महिलाओं के मुद्दे नहीं उठा पाती हैं, क्या वजह है इन तमाम चीजों की, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कंचन द्विवेदी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसी के साथ ही सुमन गुप्ता है, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस चर्चा में। आप दोनों का ही सबसे पहले तो मैं जनतंत्र टीवी पर मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले सवाल कंचन द्विवेदी जी, मेरा आपसे ही होगा, क्या वजह है कि अगर हम यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो क्या वजह है कि इतनी कम परसेंटेज में महिला सांसद हैं, और सवाल ये भी कि क्यों उस जगह पर पहुंचने के बाद, उस पद पर पहुंचने के बाद वो महिलाओं के मुद्दों से पीछे हो जाती हैं, क्यों महिलाओं के मुद्दे उठा नहीं पाती हैं? हाँ जी, देखिए स्वाति, बात ये है कि महिलाओं के मुद्दे उठाए जाते हैं, उठाए हैं बहुत सारे। हमारी महिलाएं हैं हमारे जो कि जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किया है। मैं ज्यादा दूर ना जाकर के, अगर मैं अभी बीजेपी से उम्मीदवार राष्ट्रपति आदरणीय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की भी बात करूँ ना, तो वो भी बहुत प्रकार से गंभीर रहती हैं अगर देखा जाए महिलाओं के मुद्दों को लेकर के। या फिर मैं बात करूं आदरणीय उमा भारती जी की, तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश के लिए भी काम किया और महिलाओं के लिए जो नीचे तबके की महिलाएं हैं जिनकी खबर तक सरकार में नहीं पहुंच पाती है, उनकी बातों को भी उन्होंने उठाया। जहां तक मैं बात करूं, अगर आदरणीय हमारी बीजेपी ने पहली दफा अगर किसी को विदेश मंत्री बनाया, तो बीजेपी तो वैसे भी ये सारे काम करती रहती है जिससे कि महिलाओं की बातों को सुना जा सके। क्योंकि एक बात जो होती है ना कि पुरुषों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो महिला अपनी बात नहीं रख सकती, तो महिलाओं के साथ में ही वो बातों को रख सकती है। इसमें महिलाओं का होना बहुत आवश्यक होता है। और एक बात बहुत विशेष है स्वाति, अगर देखा जाए तो उच्च पद पर बैठी हुई महिला, जो सांसद हो, विधायक हो या फिर कोई भी पद पर बैठी हुई महिला है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर उसे जो कर्मचारी है या फिर जो उसके साथी है या फिर जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ, वो अगर महिला नहीं होता ना, तो जो पुरुष होते हैं ना, वो कभी भी महिला को स्वीकार नहीं करते। चाहे वो उच्च पद पर बैठी हुई महिला हो या फिर घर पर बैठी हुई कोई एक गृहिणी हो, हर एक जगह वही कंपटीशन चल रहा है, वही सारी चीजें, वो एक
जो कि एक महिला और पुरुष होने की है, वो राजनीति में भी है, वो हर एक पदों में भी है। तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। ये बहुत मैं निजी तौर से बोल रही हूँ, मैं पार्टी के पक्ष से बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। ये अगर थोड़ी सी सुधार हो जाए कि अगर कोई महिला उच्च पद पर बैठी हुई है स्वाति, तो उसके स्टाफ में महिला वर्कर ही होनी चाहिए, महिला सहयोगी होनी चाहिए, पुरुष थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है, जहाँ जिसका जो उपयोगिता है वहां होनी चाहिए, लेकिन अधिकता महिलाओं की होगी ना, तो उससे महिलाओं की समस्या का निदान बहुत जल्दी होगा और उसमें सुनवाई भी होगी। वो हर चीज से निपट पाएंगी और दूसरे महिलाओं की हर एक चीजों को सुन पाएंगी और शायद मुझे लगता है सक्रियता भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये सरकारों में थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। ये अगर पहुंच जाए ये सारी बातें तो मुझे लगता है बहुत प्रकार से सुधार आ सकता है। लेकिन नहीं, अभी भी जो भी हमारी महिलाएं हैं उन्होंने बहुत प्रकार से सहयोग किया है, जितना भी उनसे बन पड़ता है वो उसमें करती हैं। बस थोड़ा सा सुधार हो जाए तो और भी अच्छा होगा। ठीक है कंचन द्विवेदी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुमन गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार उनका भी फटाफट से रुक कर लेते हैं। सुमन गुप्ता जी, आप कितनी सहमत है कंचन द्विवेदी जी से? इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी कि क्यों भागीदारी महिलाओं की कम है और क्या अगर हम महिलाओं की बात करें, क्या उनको इस तौर पर देखा जाता है कि जो महिला कैंडिडेट है क्या वो जिताऊ नहीं है? क्या इस मानसिकता के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है कि लोगों की अभी तक सोच नहीं बदली है? जी, समाज में देखा जाए तो महिला और पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति जो समाज में है वो आपको हर जगह दिखाई पड़ रही है। और जहाँ तक ये प्रतिनिधित्व की बात है और भागीदारी की बात है, आप देखिए कि महिलाओं के आरक्षण का मसला संसद में पेश हुआ और अभी भी राज्यसभा में वो बिल पास होकर के पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी इस बात की पहल नहीं कर रहा है जो सत्तारूढ़ दल है कि अगर वो भागीदारी देना चाहता है तो कम से कम 33% महिलाओं की आबादी तो आधा है, लेकिन वो 33% भागीदारी देने के पक्ष में नहीं है। तो इसका क्या आशय समझा जाए? दूसरी बात ये है कि जिन महिलाओं की बात हम करते हैं कि इनकी भागीदारी पार्टियां क्यों नहीं दे रही हैं, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे 2022 में ही, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट दिए, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ वो आप अच्छी तरीके से समझ रही हैं, क्योंकि ये जो समाज की स्थिति है, राजनीति की स्थिति है, वहाँ मुद्दे जाकर के बदल जाते हैं। वहाँ पे मुद्दे ये नहीं रह जाते हैं कि महिला जीते या पुरुष जीते, वहाँ मुद्दे ये हो जाते हैं कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, जिसके कारण ये बिल भी लोग पास नहीं कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल उसमें इन्वॉल्व हैं, जो सत्ता में है वो भी, और विपक्ष भी बहुत ज्यादा इससे सहमत नहीं रहा है, क्योंकि संसद में जब भी ये बिल पेश हुआ तो उसको लेकर के तमाम तरीके के विवाद हुए, बिल फाड़ने और उससे बहिष्कार करने की और हो हल्ला हंगामा करने की स्थितियां आई। अगर मान लिया कि संसद और विधानसभाओं में ये आरक्षण की बात ना हो तो कम से कम अपने पार्टी स्तर पर ही उतने टिकट महिलाओं को नहीं देती हैं, न वो 33% होता है न वो 50% होता है। तो महिलाओं का इस्तेमाल तो लोग करना चाहते हैं, बिल्कुल, कि उनको हम भी दिखा दें कि वो हमारे यहाँ भी इतनी महिलाएं हैं और इतने अच्छे विद्वान महिलाएं हैं, लेकिन जब उनकी प्रतिनिधित्व की बात आती है, समाज में हो या आपके आर्थिक संसाधन में हो या सामाजिक स्थिति में हो या राजनीतिक स्थिति में हो, वहां पर लोग पीछे हट जाते हैं। अगर आप धन का मसला देखिए तो आखिर कितना % धन जो है वो महिलाओं के पास है, क्योंकि महिलाओं के नाम रजिस्ट्री तब होती है जब गवर्नमेंट छूट देती है कि हाँ अगर महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होगी तो 5% की छूट है या 10%, तो इसीलिए कुछ मकान उनके नाम भी हो जाते हैं। नहीं तो फिर प्रायोरिटी के स्तर पे ये नहीं सोचा जाता है कि उनके नाम भी होना चाहिए, समाज में उनकी भागीदारी है, उनका संविधान में बराबरी का स्तर है, लेकिन समाज में अभी भी और राजनीति में वो स्तर महिलाओं को नहीं मिल पाया है।
जिसके लिए वो संघर्षरत हैं। जी बिल्कुल, ठीक है सुमन जी। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कंचन द्विवेदी जी, दिल्ली विधानसभा में एक महिला है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो पिछले 5 साल से अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जा रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि चुनाव में वो वहां से खड़ी हो सके। यही वजह है कि वो लोगों के बीच जा रही थी, समस्याएं सुन रही थी। 5 साल तक उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि अपनी पैठ बनाई जाए, साथ ही विश्वास लोगों को दिलाया जाए कि वो उनके लिए खड़ी होंगी जीतने के बाद भी। लेकिन जब पर्चा भरने की बात आई तो आखिरी मूवमेंट पे उनका नाम काट दिया गया, टिकट उनका काट दिया गया और उनको ये कहा गया कि उस क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में पुरुष उम्मीदवार की जरूरत है। ऐसे भी कई एग्जाम्पल होते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये राजनीति में तो फंडे चल ही रहे हैं। ये कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को थोड़ा सा पीछे छोड़ा है और जो महिला हैं उन पर गंभीरता के साथ में ध्यान दिया है, क्योंकि अधिकतर जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर वोट की बात करें या फिर मैं टिकट की बात करूं तो महिलाओं को दिया गया और उनको उच्च पद पर बिठाया गया। भारतीय जनता पार्टी में हमारी मानव संसाधन मंत्री पहली दफा आदरणीय माननीय स्मृति ईरानी जी हुई है और हमारे यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं उन सबको एक अधिकार दिया गया है कि आप इन सारी चीजों से, उन पूरे अधिकार को लेकर के आप महिलाओं को चीजों को सुन सके, महिलाओं की व्यवस्था को बना सके। लेकिन वही बात है ना कि अभी मैं सुमन जी को सुन रही थी, वो ठीक कह रही है कि समाज हो या राजनीति हो या फिर किसी भी स्तर में हम भले ही ये कहते रहे कि आप हमारे यहाँ पर आधी है स्त्री, आधा अधिकार रखती है या फिर जो भी तथाकथित चीजें, लेकिन जो जमीनी स्तर पर चीजें हैं वो मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कहने पे होता है। लेकिन वही बात है ना कि जब स्त्री को बहुत धक्का दिया जाता है या बहुत पीछे किया जाता है तो वो आगे आ ही जाती है। और आप देख रही हैं कि धीरे धीरे निकल करके हमारी नारियां आगे आ रही हैं और महिलाओं के लिए भी, क्योंकि वो जो जिस घटना से होकर के आती हैं उच्च पदों पर पहुंचती हैं तो उन्हें मालूम होता है कि उन्होंने क्या क्या झेला है समाज में आकर के, घर से लेकर के उच्च पदों तक की जो उन्होंने यात्रा की होती है उन्हें मालूम होता है। इसलिए भले ही वो पुरुषों के बीच आकर के वो थोड़ी सी समस्याओं को समझ ना पाए, लेकिन भरपूर प्रयास करती हैं कि वो उन महिलाओं की मदद कर सके, उन महिलाओं की समस्याओं का निदान कर सके। तो इसलिए मैं कहूंगी, मेरे हिसाब से सोचती जरूर है वो महिलाएं जो उच्च पद पर पहुंची होती हैं, वो हमेशा ये विचार करती हैं कि कोई भी महिला हो या फिर XYZ कोई भी उनके द्वारा अगर मदद हो सकती है तो वो करे। जैसे सुषमा स्वराज जी के लिए मैं कहूँ, उन्हें तो ट्विटर मंत्री ही कहा जाता था एक टाइम पे कि ट्विटर में कोई भी अगर ट्वीट कर दे, देश ही नहीं विदेश में भी कोई ट्वीट कर दे कि ये समस्या है, और कहा जाता था कि 24 घंटे के अंदर उनके द्वारा मदद पहुंच जाती थी। तो ऐसी महिलाएं भी हुई हैं हमारे यहाँ पर, ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने मदद के नाम पर हर एक सीमाएं पार की हैं। तो ये वही लोग हैं जो अपनी जमीन से उठ करके अपनी समस्याओं को समझ करके समाज में सारी समस्याओं को झेल करके वहां पहुंचते हैं और इसके बाद जितना अपना हो सकता है वो पूरा कार्य अपनी क्षमता को लगाते हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहूंगी कि अगर उनका स्टाफ, अगर उनके साथ काम करने वाले लोग अगर थोड़ा सा परिवर्तित होकर के ये नियम थोड़ा सा चेंज हो जाए और उनको अगर महिला ही हर एक काम के लिए दे दी जाए, स्टाफ में अगर महिलाओं को ही अधिकता दे दी जाए, मुझे लगता है वो और अच्छे से काम कर पाएंगे। बिल्कुल। और सुमन गुप्ता जी, देखिए अगर हम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए जो डाटा कहता है, संसद की अगर बात करें तो 788 सदस्य में से सिर्फ 103 महिलाएं हैं। राज्यसभा में 245 सदस्यों में से सिर्फ 25 महिलाएं हैं। लोकसभा में 543 में से अगर महिला सदस्यों की बात करें तो 78 महिलाएं हैं। केंद्र सरकार में सिर्फ 14% मंत्री महिलाएं हैं। और अगर हम राज्य की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए तो स्थिति और भी खराब है। वजह क्या है इसकी? क्या महिलाओं पर विश्वास नहीं किया जाता, या फिर अगर जो लोग हैं जो ये सोचते हैं, क्या वो ये सोचते हैं इस मानसिकता से कि पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा तो महिलाओं की ही लोग सुनेंगे और हम कहीं पीछे हटकर रह जाएंगे, हमारा दबदबा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा? ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता है। और पंचायत चुनाव में जिस प्रकार 33% रिजर्वेशन लोगों को मिला, आप देखिए हकीकत में उसमें से 90% लोग आप देखेंगे प्रधानपति के रूप में, ब्लॉक प्रमुख प्रतीक के रूप में, और इस तरीके से वो हावी रहते हैं। क्योंकि उनके घरों में दूसरे लोग चुनाव लड़ने के लिए आहर नहीं होते हैं, इसलिए वो अपनी महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को आगे कर देते हैं।
सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जेंडर की समझ, वो महिला हो या पुरुष, लेकिन उसके अंदर जेंडर की समझ कितनी है। और जहाँ तक ये प्रतिनिधित्व की बात आप कह रही हैं कि इतना संसद में, विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में ये तो होता है ना कि जैसे कि ठीक है हमने इनके ऊपर इतने % दे करके दया कर ली है, हमने उनकी योग्यता के बजाय हम उनको दया का पात्र समझ करके उनको अपनाते हैं, बजाय कि उनकी हम योग्यता की कद्र करें और उनको हम विभिन्न जगहों पर स्थापित करने की कोशिश करें। वो लगता है कि अगर महिलाएं तो उतना बागी हो करके दूसरी जगहों पे नहीं चली जाएंगी, दूसरी पार्टियों में उनका दल छोड़ करके उनसे काम चल जाएगा, लेकिन इनको अगर हम नई मंत्री बनाएंगे तो इनको संभालना मुश्किल होगा। तो मतलब लगता है कि महिलाएं उनके लिए चुनौती कम खड़ी कर रही हैं और पुरुष ज्यादा चुनौती खड़ी कर रहे हैं। इसकी वजह से उनको ज्यादा जगह मिल जाती है और इनको कम जगह मिल जाती है। तो ये जब भी कोई निर्णय होता है, चाहे आप समाज के अंदर का निर्णय देखिए, चाहे राजनीति के अंदर का निर्णय देखिए, उसमें ये निर्णय करने वाला कौन है इस पे ज़्यादा निर्भर करता है कि निर्णय करने वाला कौन है। और जहाँ तक ऊंचे पदों पर बैठ करके महिलाओं के कार्य क्षेत्र का सवाल है, तो अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और अगर राष्ट्रपति के रूप में देखें तो मैं देखती थी कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी पहली राष्ट्रपति थी हमारे देश में। तो सवाल इनके इन पदों पे पहुंचने से एक फ़ायदा ज़रूर महिलाओं को होता है, युवतियों को और लड़कियों को होता है कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी इन जगहों तक पहुंच सकती हूँ। यानी कि हमारे अंदर अगर मैं सीख लूँ, पढ़ लूँ, सारी चीज़ों को जान लूँ और अपनी अहमियत और अपनी जानकारी से उस पद तक हम पहुँच सकते हैं, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे ऐसे जगह हो जहाँ पर सिर्फ अभी तक पुरुषों का क्षेत्र रहा है। तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस इन मतलब एक सिंबॉलिकल आप कह सकती हैं कि एक प्रतीक के रूप में ये महिलाएं उनके सामने होती हैं कि नहीं भाई ये प्रधानमंत्री रही है, मुख्यमंत्री रही है, राष्ट्रपति रही हैं, तो मैं भी क्यों नहीं हो सकती हूँ, तो मैं भी क्यों नहीं हो सकती हूँ। ये जो सवाल है, ये सवाल युवा होती लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जो उनको आगे बढ़ने में सहायक होता है, ऐसा मैं समझती हूँ। जी ठीक है। और कंचन द्विवेदी जी, क्या शिक्षा इसका एक कारण हो सकता है अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें? क्योंकि अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर फिर भी देखिए लड़कियां पढ़ रही हैं, समझती हैं चीज़ों को, आगे बढ़ रही हैं, एग्जाम्पल सेट करती हैं, हर क्षेत्र में हमने देखा है। क्या यही वजह है कि क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता, सोचते हैं कि पढ़ लिख जाएगी तो आगे चलकर क्या ही कर लेगी, या फिर ज़्यादा पढ़ लेगी तो क्या पता हमारे ऊपर ही हमें दबदबा ना हमारे ऊपर बना ले, या ये चीज़, क्या ये भी सोच है, क्या ये भी मानसिकता है इसलिए लड़कियों को पढ़ने ही ना दिया जाए? सही कह रही हैं कि बिल्कुल ये समस्या है हमारे देश की। कहने के लिए कुछ भी हो, लेकिन भारत तो पुरुष प्रधान देश तो है ही, और जो एक मानसिकता है ना वो हटती नहीं है। पुरुष सोचता है कि ऐसा ना हो कि इसका वर्चस्व मुझसे ज्यादा हो जाए, ऐसा ना हो कि ये हमारे सर पर चढ़ जाए, ऐसा ना हो कि हम पे रौब झाड़ने लगे, क्योंकि एक परंपरा बन गई है, एक मानसिकता बन गई है पुरुषों की कि वो हमसे नीची रहनी चाहिए हमेशा। अगर हम उसे डांटे तो वो चुप हो जाए, वो हमारे ऊपर काउंटर ना करे। अगर हम गलत हैं तो वो हमें ना बोले, हम उसे बेवजह गलत भी बोल सकते हैं, उसे डांट सकते हैं क्योंकि वो स्त्री है, क्योंकि वो महिला है, हमारा दायित्व तो बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले की परंपरा में राजस्थान में तो अभी भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि स्त्रियां हम पर कब्जा ना कर ले, हम पर हावी ना हो जाएं, या फिर पढ़ाई लिखाई इसीलिए नहीं करवाई जाती। बेटा घर पे बैठो, घर पे बैठ करके तुम्हारी और ये कई एग्जांपल्स तो उसमें भी हैं। अगर हम फैमिलीज में देखें कि महिलाओं को शादी के बाद नौकरी नहीं करने दी जाती, कि अगर कमाएगी तो हमें ही दबाएगी। इसी का प्रमाण है, इसी को स्वीकारता है कि पुरुष कभी भी महिला को स्वीकार नहीं कर सकता। वो ये नहीं देख सकता कि मुझसे ज्यादा इसका वर्चस्व हो, ये मुझसे ज्यादा कमाई, या फिर वो अपनी बेइज्जती जैसी महसूस करता है। जहाँ गर्व होना चाहिए वहाँ वो बेइज्जती महसूस करता है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि स्त्रियां हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाए। लेकिन वही है ना, हमारे रामचरितमानस में कहते हैं, कहा ना करे अबला प्रबल, कहा ना समुद्र समाये। क्या नहीं कर सकती महिलाएं? सब कुछ कर सकती है। ऐसा कोई विश्व का काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती। लेकिन वही है कि पुरुष उनके हमेशा हर एक कामों में अड़ंगा डाल करके बैठे रहे हैं, उनको निकलने नहीं देते। नहीं बेटा, तुम्हारी यही परंपरा है,
तुम्हारी यही सारी चीजें, उनको गहने में बांधकर, उनको अपनी इज्जत का ताबूत दे करके, बांध करके उनको घर बिठा देते हैं, यही कह करके कि यही हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, इसको बचा करके तुम घर में बुर्का पहन करके बैठो, घूंघट लेकर के बैठो, बाकी और कहीं जाने की तुमको आवश्यकता नहीं है। अगर तुम कहीं घर से बाहर निकली तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी चीजें खराब हो जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिरकार ये वंशज के लोग, ये जो पुरुष प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अपनी इज्जत हमेशा बेटियों के हाथों में क्यों थमा देते? क्या इनके हाथ में इनकी इज्जत नहीं होती? अरे अपना भी इज्जत लेकर के चले ना, दूसरी की भी, उसकी भी कोई जिंदगी है, उसको भी जीने दिया जाए। लेकिन वही बात है कि समाज अपनी अपनी हरकतों से हमेशा से आदिकाल से बाज नहीं आ रहा है, और वो देखिए पुरुष प्रवृत्ति की वजह से वो चीजें दबती चली जा रही है। लेकिन जो उच्च पद पर पहुंची हुई महिलाएं हैं, वो कोशिश करती हैं कि थोड़ा सा कम हो, बस वही है कि जितना हेल्प हो जाती है उनसे वो कर पाती हैं, क्योंकि वो भी किसी पद पर ऐसे ही इन्हीं चीजों से लड़ करके जाती है। ठीक है कंचन द्विवेदी जी। सुमन गुप्ता जी, देखिए थोड़ा आप इस चीज में समझना चाहूंगे आपसे, जब चुनाव आते हैं, वोटों की अपील की जाती है महिलाओं के नाम पर कि हम हमारी पार्टी आएगी तो इतने प्रतिशत सीटें हम महिलाओं को देंगे, महिलाओं के नाम पर वोट भी लिया जाता है, हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, तब आधी आबादी की बात की जाती है, लड़कियों लड़ सकती हूँ, तमाम चीज़ें लाई जाती हैं। और जब कैंडिडेट्स की बात आती है, चुनाव से पहले क्षेत्रों में महिलाओं को खड़ा करने की बात आती है, जब सवाल खड़ा हो जाता है कि ये जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि चूंकि महिलाओं के राजनीति में जो ट्रेनिंग होनी चाहिए या राजनीति में जो उनका शिक्षण होना चाहिए, वो चूंकि बाकी लोग उनके लिए स्पेस ही नहीं देते हैं। वो जब उनका समय आता है कि वो चुनाव लड़ेंगी और उनको टिकट मिल भी गया, तो सवाल ये होता है कि उनको चुनाव लड़ाएगा कौन? उसी जिस पार्टी की वो होती है उन्हीं पार्टी के लोग पीछे हट जाते हैं और दूसरे लोग फिर उनको अपने हिसाब से सारी चीजें तय करनी पड़ती हैं। तो एक ऐसे क्षेत्र में अचानक किसी को जब ला के डाल दिया जाता है कि जहाँ की उनका पहले का अनुभव व्यवहारिक उतना नहीं रहा है, तो वो मुश्किलें पेश आती हैं। लेकिन बाद में जब वही एक बार जब उस क्षेत्र से जीत जाती हैं या उस क्षेत्र में लगातार बनी रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें वो भी सीख लेती हैं, जान लेती हैं, जो दूसरे लोग उस क्षेत्र में रह करके जानते और सीखते हैं। तो पहले तो उनको अवसर ही नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन में उनको अवसर नहीं मिलता है, निर्णायक इस संगठन में उनकी स्थिति निर्णायक नहीं होती है। जब उनकी स्थिति भी अगर संगठन में निर्णायक रहेगी तो निश्चित रूप से वो इस बाधा को भी पार कर लेंगी। और ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, आप अगर पुरुषों की अपेक्षा और महिला कैंडिडेट को अगर देखें तो उनका औसत काफ़ी अच्छा है कि जितनी महिलाएं चुनाव में उतरी और जितनी जीत करके किसी पार्टी से आई, तो उनका औसत जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये जो बहुत सारे जो उस जिस पेशे में जाते हैं कि वहाँ पर राजनीति में तो ऐसा है नहीं कि कोई बहुत बड़ा जो है सर्टिफिकेट लेकर के जाएगा और वो क्वालिफाई 100% नंबर लेके आएगा और वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्यों? वो तो जनता का वोट है। तो जो समाज की स्थिति है उसमें जो महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण है कि उनको हर जो उसे एक राजनेता नहीं बल्कि उसको एक महिला नजर आने लगती है उस समय, क्योंकि उसका नजरिया रहता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं, महिलाओं तक हमारी पहुंच नहीं हो पाएगी, पुरुषों को हम किसी तरीके से उनसे वो कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ हम उस तरीका का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अगर ये जीत जाएगी तो हम जो है उनके साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से किसी पुरुष प्रत्याशी के साथ या पुरुष विधायक के साथ या पुरुष सांसद के साथ कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी जो पहुंच है वो शायद कम हो जाएगी। तो ये सारे बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि ये एक खुला हुआ क्षेत्र है जिसमें जनता को वोट करना होता है। तो इसमें जो सामाजिक कारण बहुत ज्यादा होते हैं बजाय कि और दूसरे कारण के। जी बिल्कुल, क्योंकि समय कम है मैम, आप दोनों का ही मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा और चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, और सुमन गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, संसद में महिलाओं की भागीदारी
कितनी है? और क्योंकि देखिए चुनावों के वक्त लगातार महिलाओं को लेकर तो बातचीत होती है कि हमारी पार्टी जीतेगी तो हम महिलाओं को इतने प्रतिशत सीट देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब महिला जीत जाती है महिलाओं के मुद्दों को क्यों नहीं उठा पाती है, क्यों पीछे रह जाती है? क्योंकि कई वजह इसलिए भी हैं क्योंकि शायद महिलाओं के लिए बात करेंगी, अगर सोचेंगी तो शायद उनको और भी ज्यादा आगे चलकर वोट महिला दे सकें, लोग दे सकें, उन पर विश्वास कर सकें। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।